छोटी बहू। मैं पायल घर की छोटी बहू। 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरे पति का अच्छा बिजनेस है। मेरे घर में सास ससुर जेठ जिठानी, उनके 2 बच्चों के अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जिठानी जी बहुत अच्छी है। अगर सबसे बुरी कोई बात है तो वह हूँ मैं, क्योंकि मुझे किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल आकर मैं ऐसी हो गई हूँ। बचपन से ही मैं ऐसे ही मुंह पर कहती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे इतनी बार सिखाया कि तुम जो बोलती हो वो सही बोलती हो, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है। इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। मैंने कई बार कोशिश भी की, पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी खरी बोलने की आदत है। इसलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 6 महीने में ही मैं एक अच्छी बहू बनने के बजाय बहुत बुरी बहू बन गई। वहीं मेरी जिठानी जल्द किसी का जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती हैं। तो वह सबकी प्यारी बहू है। वैसे तो सच में बहुत अच्छी है। उनके जैसी मैं चाहकर भी नहीं हो सकती। एक दिन सबके नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक पराठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल का यही नियम है, पहले घर के सभी लोग खा लें फिर बहुएं खाएं। और ससुराल क्या, मैंने अपने मायके में भी देखा है। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल की माँ कभी दादी या पापा से पहले खा ले। वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सब सोचते हुए मैं पराठा खा रही थी। तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे सबने कब का अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया और तुम घंटों से लेकर बैठी हो। तुमसे खाते ही नहीं हो रहा। मुंह में दांत नहीं है। घर के सब काम पड़े हैं और उनको खाने की फुर्सत नहीं। मुझे यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा, परंतु मैं सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप खाते समय भी इतना सुना देते हो। कम से कम खाते समय तो ताना मत मारे करो। सबके खाने के बाद खाने बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी जबान सबसे ज़्यादा चलती है। बाकी कुछ नहीं बोलकर जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो, आकाश सोकर उठा या नहीं। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना उसे। उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आ जाना। यह लड़का भी ना जब से ब्याह हुआ है 1 नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो गया घर का बिजनेस का कल्याण। सासू माँ ने कहा। मैं एक बार और फिर बोलने लगी। तब तक मेरी जिठानी ने मुझे इशारे से चुप रहने के लिए कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़की का ब्याह हुआ है, घर में यह लड़की आई है, तब से घर की बरकत ही बंद हो गई। इसके तो कदम बिल्कुल शुभ नहीं है। धीरे से भनभनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। यह सब सुनकर मैं अवाक रह गई। तब तक जिठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई नई आई हो, ज़्यादा कुछ नहीं पता है, धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो ये बातों को ज़्यादा दिल पर मत लेना। जितना सोचोगी उतना दुखी होगी। एक दिन मेरी जिठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी। मैंने कहा, छोले पूरी। अरे उससे क्या पूछ रही है, वह मुझे पसंद नहीं, आलू गोभी की सब्जी और रोटी, यह सब बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फ़ोन आया और कि मैं और पापा तुम्हारे घर किसी काम से पास में ही आए थे, तो हम उधर भी आ जाते हैं। मैंने कहा, आ जाओ भैया, और लंच भी इधर ही करना, बना रही हूँ। भैया ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। मैं बहुत उत्साहित थी। पापा और भैया के आने की
बात मैंने सासू और जेठानी को भी बताई तो खुश मेरी जेठानी हुई और सास का मुंह लटक गया। शायद वह नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वाले आए, पर मैंने कुछ नहीं कहा, जाकर चुपचाप रसोई बनाने लगी। कुछ देर में मैं और मेरी जेठानी दोनों ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की पनीर की सब्ज़ी, मिक्स और दही बड़ा भी बनाया। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे। तो मैंने कहा, आप इतना देर तक सोते हो और मम्मी मुझ पर नाराज़ होती है, जल्दी से दुकान चले जाओ, पापा जल्दी आने की बोल कर गए हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर अनमने ढंग से कहा, हाँ हाँ पता है, चला जाऊँगा। वह तो रोज़ ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर लोगों की अपनी लाइफ भी तो है। इधर रसोई में इतनी सारी चीज़ें देखकर जेठानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतना सब कुछ बिना पूछे ही बना लिया, कहीं मम्मी जी नाराज़ ना हो जाए। कैसी बात करते हो दीदी, भला वो क्यों नाराज़ होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना तो बनाना ही था, नहीं तो वह बोलेंगे क्या बेटियां ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद भूल जाती हैं। मैंने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मम्मी कहीं नाराज़ ना हो जाए। वह क्या है ना कि इतने सालों से मैंने कभी मम्मी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया, और मेहमान आने पर तो बिल्कुल ही नहीं। जेठानी बोली, अरे ठीक है ना दीदी, नाराज़ भी होंगी तो थोड़ा सुन लूँगी, वैसे भी मम्मी मुझसे ज़्यादातर नाराज़ ही तो रहती हैं। बोलकर मैं हंसने लगी और साथ में जेठानी भी। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आई, यह देखने के लिए पापा के लिए मैंने क्या सब बनाया है। वह नज़रें दौड़ाकर सब कुछ देखने लगी। मैंने जो भी बनाया था सारी चीज़ों के नाम बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी अपने ससुराल वालों के लिए भी इतना सब कुछ बनाती हो क्या? मम्मी जी, लास्ट संडे को ही तो बनाया था इतना सब कुछ, रोज़ रोज़ थोड़ी ना बनता है। फिर मेरे पापा तो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो ऐसे स्पेशल होना चाहिए। मेरी बातें सुनकर सासू माँ का मुंह टेढ़ा कर खिसियानी सी मुस्कान लेकर चली गई। तय समय से पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं, तो वह भी घर आ गए। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गए। तब मेरे पापा ने पूछा, समधी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से खुश तो है ना आप? सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बातें सुनकर मैंने जेठानी से कहा, देखना दीदी, पापा जी को तो पता नहीं, लेकिन मम्मी ज़रूर कहेंगी। बाकी तो सब ठीक है, पर आपकी बेटी की ज़बान ज़रा तेज़ है। लेकिन यह क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने ज़रा अकड़ते हुए कहा, वह सब बात तो बाद में करेंगे, पहले यह बताइए कि कैसे आना हुआ। जी यहीं पास में कुछ काम था तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, सोचा बिटिया से और आपसे भी मिलते चले। वैसे भी पायल की शादी के बाद मैं आया नहीं, तो उसे मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि पापा आप आते क्यों नहीं हो। ससुर जी बोले, तो हमें खबर नहीं की कि आप आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने दामाद जी को फ़ोन किया था और बिटिया को भी बता दिया था कि हम दोनों आने वाले हैं। क्या उसने आपको नहीं बताया? पापा जी ने कहा। ससुर जी ज़रा सख्त होते हुए बोले, पहले यह बताइए कि घर कैसा किसका है, मेरा या आपकी बेटी दामाद का? पापा जी बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, बेशक घर आपका है। फिर आपको मुझे बताना चाहिए या बेटी दामाद को? मैं भी सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी तो ऐसी होगी ना।
समधी जी, क्या हो गया? और आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बता कर आऊँगा। इस तरह बात मत करिए। वैसे क्या किया पायल ने? क्या बताऊँ? कोई एक बात हो तो बताऊँ ना। कोई संस्कार ही नहीं दिया आपने। संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, पर मेरी जिठानी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और ना में सिर हिला दिया कि नहीं, तुम बाहर मत जाओ। बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहाँ से उन दोनों की बातें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर पापा और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ? क्या किया है मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? क्या बताऊं? कोई एक बात हो तो बताऊं ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी की लाज नहीं है। सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वह सबसे बड़ी है। पति का नाम लेकर बुलाती है। समधी जी, आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर बुलाते हैं। भला यह तो कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर समझी ससुर जी ने तुरंत कहा, अच्छा, इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है। देखिए, यह चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं है। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला यह क्या तरीका है? बहू का हर वक्त अपने मन का करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायत सुनकर तो मुझे शौक पे शौक लगे जा रहा था। आज तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस है और सख्त मिजाज है, पर यहाँ तो ससुर जी भी सास से 2 कदम आगे हैं। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं झटके से बाहर निकली सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जिठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ कमरे में खींच कर बिठा लिया। क्या बेवकूफ़ी है? इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रही है? 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ी और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब सहन करना अब मेरे बस के बाहर है। जानती हूँ, पर अभी चुप रहो। वह दोनों बात कर रहे हैं ना, तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जानने लगी तो जिठानी बोली, ठीक है, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने भाई और पापा की। जेठानी ने मेरा हाथ झटकते हुए कहा। तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोते देखकर जेठानी भी रोने लगी। बस इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। दोनों की बातें अभी भी जारी थी। अब की बार मेरी सास बोल रही थी, मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, क्या बताऊं। क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? वो तो अपने खानदान से भी बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और आपकी बेटी जिस दिन से मेरी बेटे के साथ ब्याह हुआ और आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से हमारे घर की बरकत बंद हो गई। बड़े अशुभ कदम हैं आपकी बेटी के। मेरा बड़ा बेटा बहुत मेहनत करता है, लेकिन ब्याह के बाद तो काम करना बंद कर दिया है।
मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है। और बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है, लेकिन देख लिया, पिछले 6 महीने भी असली रंग दिखा दिया। वह कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सास ससुर के मुंहों से सारी बातें सुनकर पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब आपको जो बिटिया से बात करनी है कर लीजिए। ससुर जी ने कहा तो पापा ने मुझे आवाज़ लगाई, पायल बेटा बाहर आना जरा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। गुस्से में होने के कारण मेरी आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देख मैं सहम गई। बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो? मैंने तुम्हारी माँ ने कितना समझाया था। नहीं समझे बेटा, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ हर एक कदम पर एक बार सोच समझ कर उठाओ और बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं है। तुम अपने माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई हो। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटियाँ अपने व्यवहार से ससुराल वालों का दिल जीत लेगी, मुझे गौरवान्वित करेगी, लेकिन आज यह सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर मेरी नज़रें झुक गई और सिसकियाँ निकल पड़ी। ठीक है बेटा, अभी तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। चलो, अब तक जो गलतियां हुई है उसके लिए माफ़ी मांग लो और आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। समधी जी, मैं दोनों हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपना समझकर उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जानता हूँ ज़रा यह तुनक मिजाजी है, पर दिल की साफ़ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुंह सिकोड़ कर गुस्से से मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, बेटा चलो मेरे सामने ही माफ़ी मांग लो। मैंने कहा, पापा पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बार पापा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बातें क्या सुनो बेटा, पहले मैंने जो कहा वो करो। चलो माफ़ी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, सॉरी पापा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज़ लड़की है, अपने ससुराल में मेरी नाक कटाती, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर मैंने कहा, पापा भला एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया। माफ़ी मांगने के लिए आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह मैं पूरी तरह मानने को तैयार हूँ। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है, एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए, तब अच्छी तरह से समझ आएगा आखिर क्या बात है, मेरे भाई ने कहा। तो पापा बोले, अच्छा चलो ठीक है बोलो। मैंने बोलना शुरू करा। उससे पहले ही मेरी सास उठकर जाने लगी, तो मैंने कहा, मम्मी पापा आप दोनों भी यहीं बैठे रहो, क्योंकि मैं जो भी कुछ कहना चाहती हूँ आप दोनों के सामने ही कहूँगी। ठीक है बोलो, मेरे सास ससुर ने वापस बैठते हुए कहा। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए। बोलो जो बोलना है। मैं वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गई। यह देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ, बोला, चेयर लो दीदी, इसके ऊपर बैठ जाओ। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। यह मेरे ससुराल का नियम है कि जब तक घर के बड़े सोफ़ा चेयर पर बैठे हों तब तक उनकी बराबरी में नहीं बल्कि उनके नीचे ज़मीन पर बैठना है। यह सुनकर सास ससुर ने मुझे घूर कर देखा और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे।
सबसे पहले आप यह बताइए कि जब उन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तो आपने एक बार भी क्यों नहीं पूछा आखिर मैंने गलती क्या की है। पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया ना सही, आपसे पूछता। चलो अब मैं बताती हूँ सारी बातें। इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों की आप जानते हैं? क्योंकि बेटा, पापा, पग फेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, सब खुले विचार के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे। इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं बहुत सामान्य होकर बातें करने लगी, जो उन्हें नहीं भाया। परंतु यह बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कही, तभी भी बहुत बुरा भला कहा। और तेरी माँ ने इतना ही सिखाया कि ससुर जी और जेठ जी से घूंघट किया जाता है, और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब से मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या ज़रूरत है। सुनकर उन्होंने तभी मुझे सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पर ना जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक बात का जवाब नहीं दिया, और ना ही मैंने कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने की, तो मैंने शुरुआत दिनों में नाम लेकर बुलाती थी, पर इसलिए जब इन्होंने मुझे डांटा, जैसा आज उन्होंने कहा कि क्या आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसे ही इन्होंने उस दिन भी कहा था, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है। मैंने उसी दिन से इन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी नंद इन दोनों के सामने अपने पति का नाम लेकर बुलाती है और आप नहीं तुम कहकर बुलाती है। तभी भी यह दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए हैं? तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी, मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थी तो मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, तब डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज़ अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे मत रोकिए। मेरी बात सुनकर सास चुप हो गई। अब रही बात उनके बेटे के काम करने की, तो उनका यह कहना कि शादी के बाद इनका बेटा कमज़ोर हो गया है, यह सरासर गलत बात है। वह पहले से ही कामचोर है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना उनकी आदतों में पहले से ही शामिल है। ज़बरदस्ती उसका दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों का यकीन ना आ रहा हो तो उनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनका बेटे का ध्यान नहीं देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन माल से शॉपिंग करना, इन सब का भी असर तो होता ही है। तो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो गई, मेरे कैसे कदम अशुभ हो गए? यह कहते हुए आपने ठग लिया। असल में इन्होंने हमें ठग लिया है। शादी से पहले हमें कहा करते थे मेरे बेटे का बिजनेस है, सब वही देखता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर का आलसी, लापरवाह, कामचोर, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस कर, चुप हो जाओ। समझ गया मैं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूँगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो ससुराल और मायके वाले दोनों की नज़र में मैं बुरी बन जाऊंगी और दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा, पापा दीदी को अपनी बात कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने MBA किया, परंतु यहाँ पर नौकरी नहीं करने के लिए कहा गया। मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी ज़रूरी है, तो फिर मैं कैसे घमंडी हूँ। ये अक्सर मुझे कहते हैं कि तुझे अपनी पढ़ाई का घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस
एक दिन मैंने खाना खाते समय रोनी से पानी मांग लिया। इसके लिए भी उन्होंने बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम ना करे। उसके बाद मैंने बच्चों से कभी कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जिठानी सबसे पीछे खाती है, मैं जानबूझकर इन सब के साथ अपनी थाली लगा के बैठ गई। जानते हैं, मेरी सास ने परोसी हुई थाली रखवा दी और कहने लगी, हमारे घर में यह नियम है कि साथ नहीं खाते, तुम दोनों देवरानी जिठानी पीछे खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या पापा? आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानूसी सोच के लिए कितनी बार उनसे उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें ज़रूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे मैंने अपनाए या नहीं। जिस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई, हर बार मैंने माफ़ी मांगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ, कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं। फिर वही बातें दोहराना मतलब उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, जो खुन्नस था, वो आपकी बेइज्जती करके निकलनी थी। अब पापा की नाराज़गी कम हो रही थी और वे मेरे सास ससुर से कुछ पूछने लगे। तब मैंने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इस दरवाजे के कोने में खड़ी मेरी जिठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उनके अपनी पिछली बातें याद आ रही थी और कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर मुझे समझ आ गया कि शायद उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, या मुझसे भी कहीं ज़्यादा। अपेक्षा ससुराल वालों को कुछ ज़्यादा ही हमें उपेक्षित समझ रहे थे। हाँ पापा, उन्होंने कहा मेरी जिठानी बहुत संस्कारी है। हाँ, सच में वह संस्कारी है, पर यह संस्कार अब उनके माँ बाप के दिए हैं। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। यह तुम क्या बोल रही हो? मैंने क्या सताया है? बड़ी बहू, जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ इनको क्या सताया? ज़बरदस्ती की या यह हम लोगों पर झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रही है? वह क्या बोलेगी? देखकर तो लगता नहीं कि वह कभी मुंह भी खोलती। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है कि आप सबने बहुत किया है। मेरी बात सुनकर सासू माँ बौखला गई। अरे, तुझे आए 6 महीने हुए और तू सब जान गई है कि हमने इसे सताया है। अब तू ज़्यादा और गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मैं गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया, एहसास होने दिया कि तुम भी इस घर की सदस्य हो? यह घर तुम्हारा भी है, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। क्या आपको पता है, किसी काम में देरी हो जाएगी या गलती हो जाएगी तो तुरंत कहती हो कि तुम्हारा घर है, जो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए कुछ कराने के लिए बेटी दामाद से राय लेते हैं। घर के किसी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को ज़रूर शामिल करते हैं, और अंत में होता वही है जो इनकी बेटी दामाद कहे। ये तो अपने दोनों बेटों को भी बस नाम के लिए पूछते हैं। इनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर ले, एक तारीफ का बोल नहीं निकलेगा, लेकिन जब भी खाना खाने बैठूं, किसी ना किसी बहाने थाली ज़रूर देखने आ जाती है कि कहीं हमने अपने लिए ज़्यादा दाल सब्जी तो नहीं रख ली, या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, कितनी देर के लिए जाएंगी, कितनों दिनों के लिए मायके जाएंगी, कब वापस आएंगी, यह सब कुछ यही तय करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग इस रंग के कपड़े पहनेंगी, यह भी यही तय करेंगे। और हम मान भी जाते हैं, और तब भी कहती हैं कि मैं उसकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इन्हीं की वजह से घर टिका हुआ है। कैसे पापा?
सिर्फ उनकी वजह से यह घर चल रहा है। बहू, तुम अब बहुत ज़्यादा बोल रही हो। बस समधन जी, बोलने दीजिए। बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार करती है, अगर गलती ना रहे फिर डरती नहीं है अपने बाप से भी, यानी कि वो मुझसे भी उछल पड़ती है। पापा, यह सब तो मैंने इनके इल्ज़ाम का जवाब दिया है। इसके अलावा उन्होंने मेरे साथ क्या किया है यह बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा। अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। यह सुनकर शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ठीक है, बाकी सब नहीं, बस एक बात बताती थी। जब मेरी सास को पता चला कि मैं बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की है, तब से हर वक्त बात को घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं कि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था और यह मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सके। सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास भी काफ़ी सकपका गई। ऐसे लोग हैं, आपकी ऐसी सोच है। मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन कितनी घटिया सोच है आपकी। पता तो होता तो मैं आपके घर कभी ना बेटी ब्याहता। अभी के चल बेटी यहाँ से। इतना कुछ बोला है, अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनके इशारे पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हुई और उल्टियाँ आने लगी, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। परंतु जब मेरी उल्टियाँ बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। सास ने उसे नौटंकी मात्र समझा। मुझे पता चला कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जिठानी ने मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का व्यवहार भी सामान्य रहा। मैं वहीं से मायके चली गई। इस बीच सास ससुर दोनों में से किसी ने एक फ़ोन तक नहीं किया। बस जिठानी छुपकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तय समय पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुशी में मेरे सास ससुर को कहा कि पोता हुआ है, फिर भी कोई नहीं आया। पर हाँ, मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे के लिए ज़रूरत की चीज़ें ले लेना। अब तक तो मायके में लगभग पता ही चल गया था, तो जो मुझे पसंद नहीं करते वह सब ताने देने लगे। सारी ज़िंदगी घर बैठी रहेगी, इतनी ज़बान चलती है कि भला ससुराल में कैसे रह पाएगी। कितना छूट दे रखी है, भला बेटियां इतनी जुबान चलाती हैं। जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ के काफ़ी समझाने के बाद मैं शांत हुई। बच्चा अब 3 महीने का हो गया। मेरे पति ने कहा, चलो अब अपने घर चलते। बच्चे को मम्मी पापा की सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी जब बच्चे को देखेंगे तो। मुझे भी लगा कि यह ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ज़्यादा दादी बहू को पहले पसंद करे ना करे, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करती हैं। यह सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई, परंतु यहाँ मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात बता दूँ, अब तक मैंने मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उनके समझ ही नहीं आया था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छे से काम नहीं करते थे, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने अपनी जिम्मेदारी समझी और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उनसे नाराज़ रहने लगे। अब सुनाने लगे। एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा। मेरे पति को लगा कि पापा थोड़ा गुस्से में हैं, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन कहीं
सच में ही हमें निकल जाने को कहा। वह रोने लगे। छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाऊँगा। मेरे ससुर जी ने कहा, यह जानो, जहाँ तुम्हारी पत्नी कहे वहाँ जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मायके आ गई। मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे। उन्हें नौकरी का अनुभव ही नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 3 साल से मायके में ही रही। अब तक तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ी, पर कहीं इनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फ़ोन किया, उनसे थोड़े पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैं भी अब जॉब करना शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। इसी बीच दूसरे बच्चे की माँ बन गई। इस बार मेरे सास ससुर ने कहा, लेकिन ना तो कोई आया और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब माँ ने ही संभाला। करीब 1 दशक तक मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है, परंतु सास ससुर की नज़र में मैं बुरी और संस्कारहीन बहू हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर के बुलवाने के बाद भी मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ। हाँ, मैंने भी उनको बुलाना बंद कर दिया है। कभी कभी जेठानी जी मुझसे मिलने आ जाती हैं। वह मुझे देखती हैं, बड़ी हिम्मत वाली है रे तू, धन्य है, तूने कम से कम अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थी। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई गुना मेरे साथ हो चुका है। और तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया, मेरे पापा का तो खाना भी नहीं दिया इन्होंने। इन सब ने बस इसी बात को याद करके रो रही थी। फिर क्यों तुम इतनी संस्कारी बनी फिरी, फिर क्यों नहीं तुमने इन्हें छोड़ दिया, क्यों सबकी इतनी सेवा कर रही हो। तब जेठानी ने कहा, तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से कुछ नहीं कहा, मुंह नहीं खोला, तो अब क्या बोलकर क्या मतलब। वैसे भी जब तुमने जवाब दे दिया तो उसके बाद से दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। तो धन्य है, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, पर हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता। सुनकर वह हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार के साथ बहुत सुखी हूँ। धन्यवाद।